हेलो नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेंथ एक्सप्रेस पे। देखिए, आज जो है हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर टू जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, इसका जो है हम लोग प्रश्नावली जानने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर जानने वाले इस वीडियो में। देखिए, पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो में जो है इकोनॉमिक्स के चैप्टर टू पूरा जो है पढ़ा दिया गया था, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। देखिए, पहला जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और यहाँ पे जो है सही विकल्प को जो है चुनना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो आपको बताना है कि 2008 से 9 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था। भारत का जो है औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 25,494। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ख 25,494 रुपया जो था भारत का 2008 से 9 के प्रति व्यक्ति आय था। वहीं दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में वित्तीय वर्ष कितना को कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को तक जो है भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक चलेगा, यानी कि पूरा 1 साल। तो वो भारत का क्या है, वित्तीय वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं हम लोग कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो देखिए, भारत में जो है सबसे ज्यादा गोवा राज्य की है। किसकी है, गोवा की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा है। तो गोवा ये सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग जो है चौथा प्रश्न को देखते हैं कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो देखिए, बिहार के पटना जिला के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के पटना जिला के प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। वहीं हम लोग जो है पांचवा प्रश्न देखते हैं, तो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है। तो आर्थिक दृष्टि से है ये, तो सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यावहारिक भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हम लोग क्या टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। अब जो है दूसरा टाइप का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। तो देखिए, बिहार की, और यहाँ पे खाली जगह था, तो बिहार की ... प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। तो 41.4%। तो 41.4 आप लोग को यहाँ पे भरना है, प्रतिशत पहले से लिखा हुआ है। तो 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। वही दूसरा प्रश्न देखेंगे, तो उत्पादन आय एवं यहाँ पे खाली जगह था, एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तो उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या भरना है, व्यय, जो कि यहाँ पे भर चुके हैं। अगला जो तीसरा देखेंगे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है। तो उसमें भी जो है वृद्धि होती है। तो राष्ट्रीय आय में जैसी वृद्धि होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो जाएगी। चौथा देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में जो है वृद्धि होने से क्या हो जाती है, तो इसमें जो है विकास होती है। विकास की क्रिया जो है पूरी होती है। किसकी क्रिया पूरी होती है, तो विकास की क्रिया जो है पूरी होती है। और वहीं हम लोग जो है पांचवा प्रश्न देखेंगे, बिहार में 2008 से 9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद जो है 11.03% हो गया। 11.03% हो गया 2008 से 9 में। तो ये था भरने वाला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला। अब जो है सही और गलत का जो है पहचान करना है हम लोग को तीसरा में। तो देखिए, तीसरा का पहला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, दिए गए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग को बताए थे कि एक वर्ष के अंतर्गत जो है जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उन्हीं सब का जो है मौद्रिक मूल्य के योग में अगर मापेंगे तो वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो इसका जो है सही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा,
सही, आप लोग सही लिख भी सकते हैं। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सही। तो यहाँ पे हम लोग सही का टिक करते हैं। वहीं हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करते। तो अभी जस्ट हम लोग खाली जगह में बोल रहे हैं कि ये सब जो है चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं, तो करते हैं ना, ये करते हैं। अगर है रहता तो ये सही रहता, लेकिन नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, ये गलत। यहाँ पे आप लोग गलत भी लिख सकते हैं या फिर गलत का निशान भी दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो ये सही था और ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये सही था और ये क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, ये कभी संभव हो पाया है? कितना नीचे था भारत का प्रति व्यक्ति आय जब आप लोग को पढ़ाए थे क्लास? तो बताए थे कि 1/, जो है 48वां भाग। 1/, कितना, 48वां भाग पे जो है भारत का नंबर आता है। कहने का अर्थ हो गया 1/48वां, यानी कि 1 नंबर पे अमेरिका है तो 48वां नंबर पे कितना है, भारत है। तो ये अधिक होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, चौथा प्रश्न। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1968 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। तो 1968 तो अ, था, 1968 था या फिर 1868 था? तो यहाँ पे देखिए कुछ मिसप्रिंट भी है। तो यहाँ पे 1868 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1868 नहीं है, जो कि ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़े हैं कि दादा भाई नौरोजी ने 1868 में, कितना पढ़े थे हम लोग, 1868 में। तो यहाँ पे जो है बुक में जो आंसर दिया हुआ है सही का दिया हुआ है। तो आप लोग जो है 1868 पढ़े थे, तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। हाँ, 1868 रहता तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। पांचवा जो है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो ये बिल्कुल सही है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि का जो है सर्वाधिक योगदान है। ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे पहला का जो है सही था, वही दूसरा का जो है ये गलत था, फिर तीसरा का भी जो है गलत था, और चौथा का भी जो हम लोग देखेंगे तो ये गलत है, सिर्फ और सिर्फ ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संक्षिप्त रूप को पूरा करें। आगे जो प्रश्न है, संक्षिप्त रूप को जो है पूरा करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे संक्षिप्त रूप को पूरा करें। तो यहाँ पे जो है पहला प्रश्न दिया हुआ है, जीडीपी का जो है फुल फॉर्म लिखना है। तो देखिए जीडीपी का हो जाएगा ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, और हिंदी में हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। तो आप लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं। वहीं पीसीआई का देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय। और तीसरा देखेंगे एनएसएसओ, तो इसका हिंदी रूप देखेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन, ये हिंदी रूप हो गया। और इंग्लिश में देखेंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और वहीं चौथा का देखेंगे सीएसओ, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये हिंदी विस्तार हो गया। और वहीं इंग्लिश में फुल फॉर्म देखेंगे सेंट्रल एस्थेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल एस्थेटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा प्रश्न देखेंगे जीएनपी, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और छठा प्रश्न देखेंगे एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या देखेंगे हम लोग, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का हिंदी हो जाएगा। और सातवां प्रश्न देखेंगे एनआई, यानी कि एन फॉर क्या हो जाएगा, नेशनल, आई फॉर क्या हो जाएगा, इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। और आठवां देखेंगे हम लोग कि ईडीआई, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि आर्थिक विकास सूचांक, आर्थिक विकास सूचांक इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप लोग जो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला जो है पांचवा टाइप का प्रश्न है, वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। कौन सा लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट में आंसर इसका देना है, यानी कि 2 मार्क्स वाला। तो कौन सा है, 2 मार्क्स वाला। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आय से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उस कार्य करने के बदले जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, तो उसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं, आय कहते हैं। तो चलिए यहाँ से परिभाषा आप लोग लिख लेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या अथवा मानसिक कार्य करता है
और उस कार्य करने के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। इसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तो इसका ये परिभाषा हो जाएगा। चलिए क्या समझते हैं, तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद से क्या समझते हैं। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो किसी देश में दिए गए वर्ष में, किसी देश में दिए गए वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, तो उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत में जो है दिए गए समय अंतराल माने कि एक वर्ष में, तो वस्तु और सेवाओं के कुल मात्रा के जो है उत्पादित मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो देखिए चैप्टर भी जब पढ़ा रहे थे तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में बहुत अच्छा से बताए थे, तो आप लोग जो है पार्ट 1 पार्ट 2 देखना ना भूलो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। और इसका आकलन निम्न प्रकार से की जाती है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। तो देखिए राष्ट्रीय आय में इसमें हम लोग भाग देख देंगे, तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हम लोग का प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो यही होता है प्रति व्यक्ति आय। चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किन के द्वारा की गई। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम जो है 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताया, 20 रुपया बताया था। तो याद रखेंगे सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में किया गया, और इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें जो है प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपया बताए। कितना रुपया बताए, 20 रुपया। वही हम लोग जो है पांचवा प्रश्न देखते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो आप लोग याद रखेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई। जिसकी स्थापना जो है 1954 में की गई। तो पांचवा का ये रहा आंसर। वही हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। तो देखिए छठा प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाई होती है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो कठिनाई होती है, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई हो जाती है। जितने भी आंकड़े होते हैं उनको जो है एकत्र करने में क्या हो जाती है, कठिनाई होती है। यानी कि सभी क्षेत्रों से सही आंकड़े मिलना मुश्किल होता है। कितना जो है गलत डाटा मिल जाता है, जिसके कारण जो है आंकड़े एकत्र नहीं हो पाते हैं। वहीं देखेंगे दूसरा जो है दोहरी गणना की संभावना। इसमें जो है वस्तुओं की दोहरी गणना हो सकती है कि नहीं, कि वस्तु कब उत्पादित हुआ फिर अगला बाजार में कैसे गया। तो ये जो है दोहरी उत्पादन में भी दिक्कत हो जाती है, इसकी भी संभावना जो है बनी रहती है। मूल्य के मापने में कठिनाई, और कभी कभी क्या होता है आय को पता लगाने में जो है बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यानी कि मूल्य को मापने में जो है कठिनाई होती है। इसके बारे में जो है विस्तार से पिछले वीडियो में बताया गया है, तो आप लोग वहां से जाके देख लें, और यहाँ पे आप लोग जो है इसका आंसर लिख देंगे। सातवां प्रश्न है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय का गरीबी के साथ जो है संबंध स्थापित करना है। तो देखिए आय कम होने पर गरीबी बढ़ती है। आय कम होने पर क्या होती है, गरीबी बढ़ती है, क्योंकि लोग अपनी बुनियादी जरूरतें जो है पूरा नहीं कर पाते, और बुनियादी जरूरतें पूरा नहीं कर पाएंगे, रोटी कपड़ा मकान नहीं पूरा कर पाएंगे, तो वे क्या कहलाएंगे, गरीब कहलाएंगे। अर्थात आय घटने से गरीबी बढ़ता है। आय घटने से, यदि हम लोग पैसा कम कमाएंगे तो गरीबी क्या होगा, बढ़ेगा, और आय बढ़ने से गरीबी जो है घटेगी, यानी कि उल्टा हो रहा है। अतः आय तथा गरीबी में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। किसका संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। तो कहने का अर्थ हो गया आय बढ़ेगा, क्या होगा, आय बढ़ेगा तो गरीबी घट जाएगा, आय बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, गरीबी घट जाएगा, और आय घटेगा तो गरीबी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये था लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। अब जो हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जानेंगे।
तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो है पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? किस उद्देश्य से जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने सन 1949 में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। राष्ट्रीय आय समिति का जो है गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य, देखिए उद्देश्य हम लोग को बताना था, इसका मुख्य उद्देश्य था देश की राष्ट्रीय आय का गणना करना। इसका मुख्य उद्देश्य था देश की राष्ट्रीय आय का गणना करना, जिससे सरकार को देश की आर्थिक स्थिति और विकास की योजना बनाने में मदद मिल सके, और सरकार को जो है क्या मिल सके, तो आर्थिक स्थिति का पता लग सके देश की, और विकास की योजना जो है आसानी से बना सके, यानी कि मदद मिले। इस समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध सांख्यिकी प्रोफेसर पीसी महानोबिस थे, और अन्य सदस्य वी राव और डी.आर. गाडगिल थे। समिति ने 1951 में पहली रिपोर्ट और 1954 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिससे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधारशिला रखी गई। आधारशिला जो है रखी गई। तो इस आंसर को जो है आप लोग लिख देंगे। अगला जो है दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है? तो देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं, देश वर्ष भर में देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इससे जो है मुख्य 3 विधियों द्वारा मापी जाती है। 3 विधियों से मापी जाती है। पहला विधि है उत्पादन विधि। पहला जो विधि उत्पादन विधि, इसमें देश के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, सेवा, ये तीनों क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को जोड़ा जाता है, तब जाके जो है उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन होता है, गणना होता है। तो यहाँ पे जो है तीनों क्षेत्र का जो है हम लोग मूल्य जोड़ देंगे। दूसरा जो है आय विधि, इनकम मेथड। तो इसमें जो है मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, ये सभी प्रकार की आय की जो है जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो जितने भी मजदूर हैं जो पैसे कमाएंगे, आय कमाएंगे, किराया, बिजली, किराया, ब्याज, लाभ, ये सब से जो है ये लाभ आय प्राप्त की जा सकती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है, जो कि आय विधि कहलाती है। अगला जो है व्यय विधि। तो इसमें उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और अशुद्ध निर्यात आयात को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। कितना हमारे देश में आ रहा, कितना हमारे देश से गया, यानी कि कुल खर्चों को जो है काट के व्यय विधि से भी जो है राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो ये था दूसरा का आंसर। अगला जो देखेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे आप लोग, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर बताना। तो चलिए हम लोग अंतर देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय और फिर राष्ट्रीय आय में। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय में पहले हम इसका परिभाषा लिख देंगे कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और वहीं हम लोग राष्ट्रीय आय में लिख देंगे कि किसी देश में दिए गए वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख देंगे, दोनों एक तरफ इसका और एक तरफ इसका। फिर इसमें जो है दूसरा में हम लोग अंतर देंगे, प्रति व्यक्ति आय का संबंध देश की औसत आय से है। देश की जो है औसत आय से है, एवरेज आय से है। और वहीं जो है राष्ट्रीय आय का संबंध देश की कुल उत्पादन से होता है। इसका जो है कुल उत्पादन से होता है, और जबकि प्रति व्यक्ति आय का जो है औसत आय होता है, औसत आय से होता है। वहीं तीसरा हम लोग अंतर देंगे प्रति व्यक्ति आय में कि प्रति व्यक्ति आय व्यक्तिगत अर्थशास्त्र से संबंधित है, यानी कि पर्सनली। और वहीं राष्ट्रीय जो है सामूहिक, सभी से जो है अर्थशास्त्र से संबंधित है, सभी से जो है रिलेटेड है। तो तीसरा हम लोग देंगे। चौथा अंतर हम लोग देंगे, प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक का प्रमुख मापक है, और वहीं जो है राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक का मुख्य मापक नहीं है, मुख्य मापक नहीं है। तो ये चौथा अंतर है। और पांचवा अंतर हम लोग देंगे, प्रति व्यक्ति आय औसत आय। ये कैसी आय है? औसत आय,
जबकि जो है राष्ट्रीय आय जो है कुल आय है, पूरा एक साल का जो आय हो, तो ये औसत में, और ये जो है पूरा एक्यूरेट कुल आय। चौथा जो है हम लोग चौथा प्रश्न का उत्तर देंगे दीर्घवृत्तीय जो है, देखिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करना है। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि से जो है देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इससे सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलता है, और इससे जो है सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी सुविधाओं में सुधार होता है। इन सभी में जो है सुधार होता है। रोजगार के नए अवसर बनते हैं, गरीबी घटती है, और लोगों का जीवन स्तर जो है बेहतर होता है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि से देश का सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि देश के कोना कोना में जो है विकास होता है राष्ट्रीय आय की वृद्धि से। तो आप लोग याद रखेंगे, देश जितना राष्ट्रीय आय बढ़ेगा सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगी, और ये जो है अनेक जो है विकास का कार्य करना स्टार्ट कर देगी सरकार, और लोगों को जो है रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो चौथा में आप लोग को जो है ये आंसर लिख देना है। पांचवा प्रश्न देखिए, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। प्रति व्यक्ति आय जो है विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। इससे पता चलता है कि देश की आर्थिक प्रगति का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, और इससे पता चलता है कि देश के आर्थिक प्रगति का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो समझा जाता है कि देश में विकास हो रहा है, और लोगों की जीवन शैली जो है सुधर रहा है, और लोगों की जीवन शैली क्या हो रहा है, सुधर रहा है। तो पांचवा में आप लोग ये आंसर लिख देंगे। अगला जो है छठा है, और ये लास्ट भी है, तो छठा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए छठा प्रश्न है, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लोग देंगे हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि सीधा राष्ट्रीय आय से है। यदि देश की जनसंख्या स्थिर रहे और राष्ट्रीय आय बढ़े तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, जिससे लोगों की क्रय शक्ति, बचत और निवेश क्षमता बढ़ती है, जिससे आगे चलकर राष्ट्रीय आय और बढ़ेगी। तो कहने का अर्थ हो गया कि प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का सीधा संबंध राष्ट्रीय आय से है। यदि देश की जनसंख्या स्थिर रहे, यानी कि अभी जो है मान लेते 140 करोड़ है, इतना ही रहे, और राष्ट्रीय आय बढ़े, और राष्ट्रीय आय जो है बढ़ते रहे, तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ते रहेगा। और अगर जनसंख्या बढ़ गया तो प्रति व्यक्ति आय ऑटोमेटिक क्या होगा, गिरेगा, जिससे लोगों की क्रय शक्ति, बचत और निवेश क्षमता आदि बढ़ती है। इससे आगे चलकर राष्ट्रीय आय और भी बढ़ती है। देखिए इसका जो है यहाँ पे कमी आंसर दिया गया है, तो आप लोग इसको बढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का जो है परिभाषा लिख देंगे, और फिर बाकी ये सब पॉइंट जो है आप लोग नीचे लिख देंगे। तो ये था हम लोग का चैप्टर 2 का, तो ये था हम लोग का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।